हाँ तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति के एपिसोड नंबर 9 में हम लोग देखेंगे दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गति। दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे अब रिजिड बॉडी जो मोशन में है वो किस प्रकार के मोशन में है, वो कॉम्प्लेक्स मोशन में भी है, यानी घूर्णन भी कर रहा है, वृत्तीय गति भी कर रहा है, रेखीय गति भी कर रहा है, और भी कई प्रकार का जो है कॉम्प्लेक्स मोशन कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बुक है और ये ऐसे मोशन करते हुए जा रहा है आगे की ओर, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके एवरी पार्टिकल का मोशन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन जो होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन में होगा, वो स्थानांतरीय गति करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम मान लेते हैं, फिगर पूरा आ रहा है, चलो ठीक है। और ये एक्स आई कैप और ये वाई जे कैप और ये जेड एक्सिस के कैप है, ये ओरिजिन है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड है। तो ये बहुत प्रकार के कणों के मिलने से बना है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और इसका पोजीशन वेक्टर है r1। फिर यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m2 और इसका पोजीशन वेक्टर है r2। और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है mn और इसका पोजीशन वेक्टर है rn। और ये जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट P पे है, पॉइंट P पे है, जिसका पोजीशन वेक्टर है क्या, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप RCM मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? तो इसका पोजीशन वेक्टर आप RCM मान सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट P पे क्या है, तो सेंटर ऑफ मास है। और इसी को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माना S जो है एक रिजिड बॉडी है, यानी कि दृढ़ पिंड है, एवं m1 m2 डैश डैश mn द्रव्यमान वाले n कणों के मिलने से बना है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर r2 डैश डैश वेक्टर rn है। इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पॉइंट P पर स्थित है। इसका द्रव्यमान केंद्र पॉइंट P पर स्थित है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, जिसका स्थिति सदिश क्या है, तो वेक्टर RCM है। तो S क्या है, S एक सिस्टम है, वो n कणों के मिलने से बना है, जिनके मास जो है m1 m2 लेकर mn से बने हैं, और इनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 rn है। और इस टोटल जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पॉइंट P पे मान लिया गया, और यहाँ पे जो है इसका पोजीशन वेक्टर है RCM। इसी बात को हमने अपने लैंग्वेज में लिख दिया। अब आप कहेंगे कि जैसे कि ये r1 क्या है, तो r1 का पोजीशन वेक्टर m1 जो है, m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश r1 है।
R1 को आप लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी तरह अगर ये पोजीशन वेक्टर R2 है तो इसको आप लिख सकते हैं x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। ठीक है। उसी तरह से अगर nवें कण का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं तो x n i कैप y n j कैप और z n k कैप, ऐसे इनका ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। जैसे R1 पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल का, तो इसका मतलब यह, जैसे यहाँ है m1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो R1 है। तो पोजीशन वेक्टर R1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस पर R1 बराबर, वेक्टर R1 बराबर हम क्या लिखते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसका मतलब कि x एक्सिस पे ये कितनी दूरी को ये कवर करता है, तो x1, और ये y एक्सिस पे y1, और ये जो z एक्सिस है ये यहाँ से यहाँ तक ये z1 कवर करता है। तो जैसे कि अगर 3, 4, 5 अगर 3 मीटर i हो, x1 3 मीटर हो और ये 4 मीटर j कैप हो और ये 5 मीटर k कैप हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये R1 पोजीशन वेक्टर जो है यानी m1 जो है वह x एक्सिस पर 3 मीटर, y एक्सिस पर 4 मीटर और z एक्सिस से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो इसको हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने लैंग्वेज लिख दिया, ये मान लिया कि ये सिस्टम है, ये n कणों के मिलने से बना है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, पॉइंट P पे, इसका पोजीशन वेक्टर इतना है। तो उसको लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, ठीक है, यानी लिख सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या है सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन, कैसे हम लोग लिख सकते हैं इस वेक्टर, जैसे RCM है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं XCM I कैप, फिर YCM J कैप, फिर इसको लिख सकते हैं ZCM K कैप। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग तो ये जानते हैं ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि XCM जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है 1/m और सिग्मा MI/XI, और यहाँ I=1 से लेकर I=n तक दे सकते हैं। यानी इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं MI/XI, I=1 से लेकर I=n तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, M1x1 प्लस M2x2 प्लस प्लस करके MnXn। ठीक है, या ये लिमिट देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो फिर बच्चों उसी तरह अगर YCM को लिखना हो तो YCM को कैसे लिखा जाएगा, तो YCM को लिखा जाएगा 1/m और सिग्मा MI/YI। और फिर बच्चों ZCM को लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, 1/m और सिग्मा MI/ZI, क्या MI/ZI, ऐसे। अब इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और इसका वैल्यू रख देते हैं। तो यहां क्या लिख सकते हैं, अगेन क्या, तो पुटिंग द values of XCM, YCM and ZCM in first। अब XCM, YCM और ZCM का इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख दिए, तो हम लोगों को क्या इक्वेशन मिला यहाँ पे, तो ये इक्वेशन मिला RCM इक्वल टू, अब ये हुआ 1/m
XCM का वैल्यू क्या हुआ, तो 1/m सिग्मा mi xi, और फिर यहाँ i कैप, और फिर YCM का वैल्यू क्या हुआ, तो 1/m सिग्मा mi yi, और यहाँ क्या है j कैप, और फिर यहाँ ZCM का वैल्यू क्या हुआ 1/m, और यहाँ सिग्मा mi zi, और यहाँ k कैप। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो इस रूप को प्राप्त हुआ। और यहाँ हम लोगों ने क्या किया अब कि ये RCM जो है इसको कॉमन कर दिया 1/m को, 1/m को कॉमन कर दिया तो क्या मिला, तो मिला mi xi i कैप प्लस यहाँ सिग्मा छूट गया, सिग्मा mi xi i कैप प्लस सिग्मा mi yi j कैप प्लस सिग्मा mi zi k कैप। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसका और विस्तार यहाँ से, चलो यहाँ से कर देते हैं, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ हो गया RCM इक्वल टू 1/m, और इसका वैल्यू क्या हुआ m1 x1 i कैप प्लस m2 x2 i कैप प्लस m3 x3 i कैप, ऐसे। फिर इसका वैल्यू क्या हुआ, तो ये रखते गए और j कैप से गुना करते गए, तो इसका हुआ m1 y1 j कैप प्लस m2 y2 j कैप प्लस m3 y3 k कैप, नहीं j कैप ही, सिर्फ j कैप ना है तो j कैप ही, और ऐसे इसको बढ़ाते गए। और फिर इसका क्या हुआ, तो m1 z1 i कैप m2 z2 i कैप नहीं यार, m1 z1 k कैप m2 z2 k कैप m3 z3 k कैप m4 z4 k कैप, ऐसे ये इक्वेशन आगे की ओर बढ़ता गया। तो आगे की ओर ये जो इक्वेशन बढ़ता गया वहाँ ये मिला आपको RCM सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m। अब जितने भी m वाले हैं, जैसे कि यहाँ m1 वाला है, फिर यहाँ m2 वाला है, m1 वाला है, फिर यहाँ m1 वाला है, तो इसमें से हमने क्या किया कि m1 को कॉमन कर लिया, m1 को कॉमन कर लिया तो क्या मिला x1 i कैप, फिर m1 को कॉमन कर लिया तो y1 j कैप, फिर यहाँ m1 को कॉमन कर लिया तो z1 k कैप। फिर हमने क्या किया कि m2 वाले में m2 को कॉमन कर लिया, ऐसे m2 वाला है, ये m2 वाला है, फिर ये m2 वाला है, ठीक है। तो m2 को कॉमन कर लिया तो क्या मिला, x2 मिला i कैप प्लस m2 को कॉमन कर लिया तो y2 j कैप, और यहाँ m2 कॉमन हो गया है तो z2 k कैप, z2 k कैप। फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर बच्चों हमने m3 को कॉमन कर लिया, ठीक है, फिर हमने m3 वाले को कॉमन कर लिया, तो m3 वाले को कॉमन कर लिया क्या, तो m3 कॉमन कर लिया तो क्या बचा, तो x3 i कैप बचा, x3 i कैप बचा, और फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ y3 j कैप बचा, y3 j कैप बचा, और यहाँ क्या बचा, तो z3 k कैप बचा। और इसी तरह ये इक्वेशन आगे की ओर बढ़ता गया।
तो ये बच्चों ये जो इक्वेशन है तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m, और ये m1 और ये हो जाएगा r1 और ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा r2 और वो हो जाएगा m3, ये हो जाएगा r3 और ऐसे m4 mn बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक, तो mn rn, ऐसे ये इक्वेशन बढ़ता जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इक्वेशन को अब आगे बढ़ाया जाए। 15 मिनट 47 सेकेंड हो रहा। तो आशा है कि आप लिख चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या, अब ये m इधर की वो चला आया, ये m इधर चला आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m r c m और इक्वल टू, और यहाँ इक्वेशन बचेगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस, अब यहाँ पोजीशन वेक्टर के रूप में ये इक्वेशन आया है। किसके रूप में, पोजीशन वेक्टर के रूप में। और हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देने पर टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाता है, जैसे x पोजीशन वेक्टर है टाइम के रूप में t² प्लस 3t प्लस 8, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू 2t प्लस 3। ठीक है, इसको कहेंगे वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेग या तात्क्षणिक वेग, और ये है विस्थापन, टाइम के साथ रिलेटेड है। तो ये पोजीशन वेक्टर है यानी डिस्प्लेसमेंट ही है, और अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो इससे ये वेलोसिटी को प्रोवाइड करेगा, इससे वेग निकलेगा। तो अब यहाँ ये लिख सकते हैं कि नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो अब यहाँ पे m और d/dt डिफरेंशिएशन का मतलब, और यहाँ क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, और यहाँ m1 और r1 का क्या हो जाएगा, dr1/dt प्लस m2 और ये हो जाएगा dr2/dt, और m3 और ये हो जाएगा dr3/dt, और ऐसे ये nवें क्रम तक चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि V इक्वल टू dx/dt कहो या dr/dt कहो। ठीक है, और m1 और ये इसको v1 ले लिए, और ये m2 ये v2 हो गया, और ये m3 और ये v3 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है। तो वेलोसिटी के फॉर्म में ये इक्वेशन है, तो फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, क्या, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो फिर यहाँ पे जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो m d/dt और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt प्लस m3 dv3/dt प्लस डैश। तो
ये क्या हुआ बच्चों, m वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्सेलेरेशन हो गया, और ये m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डैश डैश, तो ये हो जाएगा acm, तो m इंटू acm इजकल टू, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं चलो, m acm इजकल टू, ये हो गया f1 f2 f3, और ऐसे ये जुड़ते जाएंगे। तो ये क्या इक्वेशन बता रहा है कि ये f1 f2 f3 क्या है, तो m1 और m1 पे कोई लगने वाला कोई रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो f1 है। m2 पर लगने वाला कोई रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो f2 है। mn पर लगने वाला कोई रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो fn है। तो ऐसे चूंकि इंटरनल फोर्स इनके बीच इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई इफेक्ट यहाँ नहीं है, क्योंकि इंटरनल फोर्स आर नॉट एबल टू डू समथिंग, आंतरिक बल कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। तो सिर्फ बाहरी बल की बात हो रही है, और बाहरी बल भी कई बल लग रहे हैं वो एक ही कण पे, तो रिजल्टेंट फोर्स बस टोटल फोर्स नेट फोर्स m1 पर f1 है, m2 पर f2 है, ऐसे ऐसे करोड़ों कण है, करोड़ों फोर्स लग रहे हैं। तो ये अलग अलग पार्टिकल पे लगने वाले ये फोर्स हैं, इनका वेक्टर सम यानी सदिश योग, यानी सिस्टम यानी किसी दृढ़ पिंड में स्थित प्रत्येक कणों पर, किसी दृढ़ पिंड में स्थित प्रत्येक कणों पर लगने वाले बलों का सदिश योग, लगने वाले बलों का सदिश योग किसके बराबर होता है, तो वस्तु के कुल द्रव्यमान एवं द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ आप आ सकते हैं कि किसी दृढ़ पिंड के प्रत्येक कणों पर लगने वाले अलग अलग बलों का सदिश योग, किसके बराबर होता है, तो वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर सकते हैं कि किसी दृढ़ पिंड के प्रत्येक कणों पर लगने वाले अलग अलग बलों का सदिश योग वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आपका इक्वेशन ये वाला लिखा गया m, अब इसी को इधर लिख सकते हैं, इस सबको इधर लिख सकते हैं, f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 fn इजकल टू क्या, तो m इंटू acm। तो किसी दृढ़ पिंड के अलग अलग कणों पर लगने वाले बलों का सदिश योग है ना, उस वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा उसके द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक टोटल फोर्स को भी एक फोर्स नाम दे सकते हैं F, और F यानी F एक्सटर्नल बाहरी बल टोटल, M और ACM। तो ये भी कह सकते हैं कि किसी दृढ़ पिंड के प्रत्येक कणों पर लगने वाले अलग अलग बलों के परिणामी बल वस्तु के कुल द्रव्यमान और उसके द्रव्यमान केंद्र के गुणनफल के बराबर होता है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सेपरेट फोर्सेस ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम
is to be equal to the product of total mass of the system and acceleration of the center of mass। तो ये आप इसको यहाँ तक आपका द इंड होता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड को।